आज की ये कहानी है जतिंद्र नाथ दास की। इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। 63 दिनों की भूख हड़ताल के बाद हमेशा के लिए आंखें मूंद ली थी जतिंद्र नाथ दास ने। जो आज आप लोग भारत आजाद देख रहे हैं ना, आजाद भारत में रह रहे हैं ना, इतना आसानी से आजादी नहीं मिली। इसके लिए बहुत सारे लोगों को अपनी जान देनी पड़ी, तरह तरह की यातनाएं झेलनी पड़ी। उन्हीं में से एक थे जतिंद्र नाथ दास। तो दिसंबर 1928 में कांग्रेस सम्मेलन के दौरान जब भगत सिंह कलकत्ता गए थे, तो वहां फर्निंद घोष ने उनकी मुलाकात हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के कर्मठ क्रांतिकारी जतिंद्र नाथ दास से करवाई थी। और देखिए, कांग्रेस की बात करें तो इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। A.O. ह्यूम इसके संस्थापक थे। W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। ये मुलाकात कापिला टोला लेन के उत्तर में एक पार्क में करवाई गई थी। भगत सिंह उस जमाने में एक ऐसे शख्स की तलाश में थे जो उन्हें बम बनाना सिखा दें। जतिंद्र को कम बम बनाने में महारत हासिल थी। एक कला उन्होंने सचिंद्र नाथ सान्याल से सीखी थी। शुरुआत में जतिंद्र भगत सिंह को बम बनाना सिखाने के लिए राजी नहीं हुए, लेकिन भगत सिंह के जोर देने पर वो इसके लिए राजी हो गए। मलविंदर जीत सिंह वड़ेच अपनी किताब भगत सिंह द एटर्नल रिबेल में लिखते हैं कि भगत सिंह ने जतिंद्र से कहा कि इसके लिए उन्हें आगरा आना होगा। जतिंद्र ने कहा कि चूंकि इस समय आगरा में जाड़ा पड़ रहा होगा, इसलिए बम बनाने के लिए जरूरी गन कॉटन के लिए बर्फ वहां नहीं मिल पाएगी, लेकिन कलकत्ता में ये आसानी से उपलब्ध होगी, इसलिए कलकत्ता में ही बम बनाना उपयुक्त होगा। उन्होंने फर्निंद और भगत सिंह से कहा कि वो उन्हें कलकत्ता में एक जगह उपलब्ध करा दें। फर्निंद ने इसके लिए आर्य समाज मंदिर की सबसे ऊपरी मंजिल का एक कमरा चुना। भगत सिंह ने उन्हें बम बनाने की सामग्री खरीदने के लिए 50 रुपए दिए। उन्होंने कॉलेज स्क्वायर के पास की दुकानों से सारा सामान खरीद लिया। अब भगत सिंह कलकत्ता से वापस लौटे तो जतिंद्र ने उन्हें बमों के 2 खोल दिए। आगरा पहुंचकर क्रांतिकारियों को बम बनाना सिखाया। फरवरी 1929 में जतिंद्र नाथ दास ट्रेन से क्रांतिकारियों के गढ़ आगरा पहुंचे, जहां भगत सिंह ने उन्हें स्टेशन पर रिसीव किया, यानी कि लेने आए। वहां जतिंद्र का नया नाम मास्टर जी रखा गया। आगरा में बम बनाने के लिए हींग की मंडी में एक घर किराए पर लिया गया और वहां उन्होंने क्रांतिकारियों के लिए कई बम बनाए। और वहां आप देखते हैं मौजूद लोगों को बमों का कवर डिजाइन करना, गन कॉटन से फ्यूज बनाने और विस्फोटक बनाने की ट्रेनिंग भी दी गई। और भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सदाशिव राव और फर्निंद ने झांसी से 20 किलोमीटर दूर जाकर इस बम का परीक्षण भी किया। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग। तो दिलचस्प बात है कि क्रांतिकारी बनने से पहले जतिंद्र ने 1920-21 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। कई बार वो जेल भी गए थे और उनको बंगाल की कई जेलों में रखा गया था और तरह तरह की यातनाएं भी दी गई थी। और तब वो जेल प्रशासन के खराब व्यवहार के विरोध में 23 दिनों तक भूख हड़ताल पर भी चले गए थे। तो उसके बाद उन्होंने बंगाल की जेल से शिफ्ट कर मियावाली जेल भेज दिया गया था। आंदोलन समाप्त होने के बाद उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई फिर शुरू कर दी थी, लेकिन देश की आजादी के लिए लड़ने के अपने जज्बे को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। 7 नवंबर 1926 में काकोरी ट्रेन एक्शन के बाद स्वतंत्रता सेनानियों की धरपकड़ शुरू हुई, तो जतिंद्र को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जतिंद्र गंभीर, कम बोलने वाले, मृदुभाषी व्यक्ति थे। हालांकि वो कम बोलते थे, लेकिन उनके साथी उनकी तरफ खिंचे चले आते थे और उनको लाहौर कॉन्स्पेरेंसी केस के सिलसिले में एक बार फिर गिरफ्तार किया गया। ये उनकी 5वीं गिरफ्तारी थी। और 10 जुलाई 1929 को शुरू हुई भूख हड़ताल। उन दिनों भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त भूख हड़ताल पर थे, लेकिन सरकार उनकी मांगे मानने के लिए तैयार नहीं थी। तब यह तय किया गया कि सरकार को झुकाने के लिए कुछ और कॉमरेड भूख हड़ताल पर चले जाए। और उस समय सिर्फ जतिंद्र दास को भूख हड़ताल का पूर्व अनुभव था, लेकिन वो भावनात्मक कारणों से भूख हड़ताल करने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि भूख हड़ताल रिवॉल्वर और पिस्टल की लड़ाई से कहीं कठिन लड़ाई है। लेकिन फिर भी उन्होंने 10 जुलाई 1929 को बेहतर जेल सुविधाओं की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी। ये तय हुआ कि हड़ताल के दौरान अगर वो बीमार पड़ते हैं तो वो दवाएं भी नहीं लेंगे और जहां तक संभव हो अफसरों को उन्हें जबरदस्ती दूध पिलाने के प्रयासों को कामयाब नहीं होने देंगे। मशहूर स्वतंत्रता सेनानी शिव वर्मा अपनी किताब रेमिनिसेंसेज ऑफ फेलो रिवोल्यूशनरी में लिखते हैं कि शुरू में तो सभी कॉमरेडों ने चलना फिरना जारी रखा और सरकार ने भी इस उम्मीद से उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया कि शरीर में कमजोरी आते ही वो अपनी हड़ताल तोड़ देंगे। जेल अधिकारी हमें लालच देने के लिए हमारी कोठरियों में खाने की चीजें रखते थे।
जैसे ही उनकी पीठ मुड़ती सारे कॉमरेड उन खाने की चीजों को नष्ट कर देते। जतेंद्र दास अकेले शख्स थे जिन्होंने उन खाने की चीजों की तरफ नजर भी नहीं डाली। नाक के जरिए हड़तालियों को दूध पिलाने की कोशिश की गई। 10 दिन बाद जब कुछ कैदियों की हालत बिगड़नी शुरू हुई तो सरकार द्वारा बुलाए गए डॉक्टरों ने जबरदस्ती भूख हड़ताल पर बैठे कैदियों को दूध पिलाने का बीड़ा उठाया। श्री वर्मा लिखते हैं कि 8 या 10 तगड़े लोग आगे आकर हम में से किसी एक को घेर लेते, फिर वो उसे जबरदस्ती पकड़कर जमीन पर लिटा देते और जब तक उसकी ताकत रहती कैदी उसका विरोध करता, लेकिन एक बनाम 10 के मुकाबले ये लोग कैदी पर भारी पड़ते, उसे गिरा देने में सफल हो जाते। फिर उसकी नाक के जरिए उनके पेट में एक लंबी ट्यूब डाली जाती थी और हड़ताली कैदी या तो जोर से खांसता या फिर ट्यूब के पेट में जाने में अवरोध खड़ा करता। कभी कभी वो ट्यूब नाक से फिसलकर मुंह में आ जाती और वो उसे अपने दांतों से चबा देता। यहाँ पर डॉक्टर के धैर्य की परीक्षा होती। कभी कभी डॉक्टर अपना धैर्य खो देते और उस कैदी को उसी हाल में छोड़कर अगले कैदी की तरफ बढ़ जाते। जतेंद्र के फेफड़ों में एक सैर दूध उड़ेला गया। जतेंद्र को इस पूरी कवायद का पहले से ही अंदाजा था, इसलिए डॉक्टरों ने पहले ही दिन उनसे हार मान ली। जिस डॉक्टर का जतेंद्र दास से वास्ता पड़ा था वो पहले लाहौर के एक मेंटल हॉस्पिटल का इंचार्ज था और उसे लोगों को जबरदस्ती दूध पिलाने में महारत हासिल थी और दिमागी मरीजों के साथ लगातार रहने के कारण उसका अपना स्वभाव भी उन जैसा हो गया था। और आप देखेंगे कि जतेंद्र के सामने दाल ना गल पाने के कारण वो चिड़चिड़ा हो गया और उसने सबके सामने दास को चुनौती देते हुए कहा था कि देखता हूं कल तुम कैसे मेरे काम में अड़ंगा डालते हो। 26 जुलाई को सारे कैदियों को निपटा देने के बाद वो डॉक्टर जतेंद्र दास के पास आया। जब जबरदस्ती दूध पिलाने का पहला चरण असफल हो गया तो उसने पहले जतेंद्र की नाक के नथुने में पाइप डाला। दास ने उस पाइप को अपने दांतों से दबा दिया। से वर्मा लिखते हैं कि डॉक्टर ने फिर दूसरे नथुने से पाइप डालने की कोशिश की। दास को लगा जैसे उनका दम घुट रहा हो। तब उन्होंने अपना मुंह खोले बिना पाइप को पेट तक पहुंचने से रोकने की कोशिश की और पेट में जाने के बजाय दूसरा पाइप उनके फेफड़े में चला गया और दर्द से उनकी आंखें पलटने लगी। लेकिन डॉक्टरों ने उनके चेहरे की तरफ देखा भी नहीं और उनके फेफड़ों में एक सेर दूध उड़ेल दिया। सफल होने के संतोष में वो ने वहीं तड़पता हुआ छोड़ गए कर अगले कैदी की तरफ बढ़ गए और दवा लेने इंजेक्शन लगवाने से इनकार किया। ये घटना अस्पताल में हुई थी। दास की खराब हालत देखकर उनके करीब 1 दर्जन साथी उनके पास पहुंचे और जतेंद्र के शरीर का तापमान बढ़ता जा रहा था। उनको रह रहकर तेज खांसी उठ रही थी और उन्हें सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। उनका हालात देखकर वहां मौजूद उनके साथियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। आधे घंटे बाद डॉक्टरों की पूरी टीम वहां पहुंची। उन्होंने जतेंद्र को एक पलंग पर लेटा दिया और तब तक दास करीब करीब बेहोशी की हालत में पहुंच चुके थे। जब डॉक्टरों ने उनके मुंह में दवा डालनी शुरू की तो उनके शरीर में पता नहीं कहां से इतनी ताकत आ गई कि उन्होंने चिल्ला कर कहा नहीं। और जब उनके साथियों ने जोर दिया कि वो दवा ले लें तो वो उस दर्द में भी मुस्कुराए और अंत तक उन्होंने ना तो खुद को कोई इंजेक्शन लगवाने दिया और ना ही कोई दवा ली। थक हार कर डॉक्टर चले गए। तब उन्होंने अपनी आंखें खोली और खुद को चारों ओर से अपने साथियों से घिरा देखकर वो एक बार फिर मुस्कुराए और बहुत कमजोर आवाज में जितेंद्र सन्याल को संबोधित करते हुए बोले, अब वो मुझे कभी कुछ नहीं खिला पाएंगे। भगत सिंह के कहने पर अनीमा करवाया तो उस दिन के बाद से वो धीरे धीरे मौत के करीब जाते चले गए। कुछ दिन में उनकी हालत बहुत बिगड़ गई और उनके सारे शरीर में जहर फैल गया। उनकी आंखें आधी मुंदी रहने लगी। डॉक्टर उन्हें अनीमा देने चाहते थे लेकिन दास इसके लिए राजी नहीं हुए। शिव वर्मा लिखते हैं कि किसी ने सरकार को सुझाया कि शायद जतेंद्र दास भगत सिंह की बात सुन लें। इस काम के लिए भगत सिंह को सेंट्रल जेल लाया गया और भगत सिंह के अनुरोध पर वो ऐसा करवाने के लिए तैयार हो गए। इस पर एक जेल अधिकारी ने उन्हें उलाहना दिया कि पहले तो आप अनीमा करवाने के लिए तैयार नहीं थे, भगत सिंह के कहने पर आप इसके लिए क्यों राजी हो गए। जतेंद्र का जवाब था कि मिस्टर, आपको अंदाजा भी है भगत सिंह कितने महान हैं, मैं उनकी किसी बात को नहीं टाल सकता। इसी तरह एक बार जब भगत सिंह ने उनसे दवा लेने के लिए कहा तो उनका जवाब था, देखो भगत सिंह, मुझे मालूम है कि मुझे अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़नी चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारी किसी बात से इनकार नहीं कर सकता, इसलिए भविष्य में मुझसे इस तरह का अनुरोध मत करना। आप लोग खुद सोच के देखिए, ऐसे क्रांतिकारी रहे, ऐसे लोगों की वजह से आप देखिए देश को आजादी मिली। आज के समय में देखिए लोग कितने स्वार्थी हैं। आप सोचिए तरह तरह की यातनाएं झेलने के बाद अंग्रेजों के सामने नहीं झुकना ये बड़ी बात होती, इसलिए हम लोग ऐसे लोगों को सलूट करते हैं, सम्मान करते हैं। वरना आप देखते हैं कि जेल जाने के डर से, अंग्रेजों के गिरफ्तारी से
बहुत सारे लोग अंग्रेजों की तरफ हो जाते, समझौता कर लेते थे, माफी मांग लेते थे, जमानत का प्रस्ताव ठुकराया। उनकी बिगड़ती हालात को देखते हुए सरकार ने उन्हें पहले मेयो अस्पताल भेजना चाहती थी, लेकिन जब उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो सरकार उन्हें जमानत पर छोड़ने के लिए राजी हो गई। और इस बीच जेल कमेटी ने भी सिफारिश की थी कि जतेंद्र को बिना किसी शर्त के रिहा कर दिया जाए, लेकिन सरकार ने अपनी इज्जत का मामला बताते हुए इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। कुलदीप नैयर अपनी किताब विदाउट फियर द लाइफ एंड ट्रायल ऑफ भगत सिंह में लिखते हैं कि सरकार ने उन्हें जमानत पर रिहा करने की पेशकश की, लेकिन जतेंद्र इसके लिए राजी नहीं हुए थे और किसी व्यापारी ने प्रशासन के कहने पर उनकी जमानत के लिए पैसे भी जमा करा दिए, लेकिन जतेंद्र ने इसे मानने से मना कर दिया। सरकार ने दावा किया कि वो उन सभी कैदियों की रिहाई की मांग कर रहे थे जो भूख हड़ताल पर थे, लेकिन ये सही नहीं था। उन्होंने इस मामले को जेल में मिल रही सुविधाओं पर हुई लड़ाई से अलग रखा था। सभी साथियों को एक एक बिस्किट खिलाया। कुछ दिनों के बाद जेल अधिकारियों ने जतेंद्र दास को पूरी तरह ताकत से जेल से बाहर फेंकने की कोशिश की थी। दास ने जेल सुपरिटेंडेंट को कहलवाया कि वो जमानत स्वीकार नहीं करेंगे। इस पर अंग्रेज सुपरिटेंडेंट ने ईसा मसीह के नाम पर कसम खाई कि वो जबरदस्ती जतेंद्र को उनकी इच्छा के खिलाफ जेल से हटाने की कोशिश नहीं करेगा। से वर्मा लिखते हैं कि करीब एक हफ्ते बाद जतेंद्र ने जब सब लोगों को इकट्ठा किया, उनके भाई किरण दास को उनके साथ रहने की इजाजत दी गई थी। वो एक बिस्किट का पैकेट लेकर आए। जतेंद्र ने एक बिस्किट हम सबको देकर कहा, हम अपनी भूख हड़ताल नहीं तोड़ रहे हैं, ये हमारा आपके साथ आखिरी खाना है, ये मेरे आपके प्रति प्रेम का प्रतीक है। हम सबने वो बिस्कुट खाया। फिर उन्होंने नजरुल इस्लाम का वो मशहूर गीत सुना, बोलो वीर चिर उन्नत नाम सीर, और वो देर रात तक अपनी कमजोर आवाज में हम सबसे बात करते रहे और वो उन लोगों के बारे में पूछते रहे तो उस समय हमारे साथ नहीं थे। ये सब बातें एक तरह से उस चिराग की तरह थी जो बुझने से पहले फड़फड़ाता है। कुछ दिनों बाद उन्होंने बातें बंद कर दिया और उनके हाथ और पांव में सूजन आ गई और आंखें करीब करीब बंद हो गईं। इस हालत में भी उन्होंने अपना सिर हिलाकर हर सवाल का हाँ या ना में जवाब दिया। जतेंद्र दास ने दम तोड़ा। भूख हड़ताल में 63वें दिन 13 सितंबर को जब उनकी हालत और गंभीर हो गई, डॉक्टर उन्हें इंजेक्शन देना चाहते थे। उनको गलत फहमी थी कि करीब करीब बेहोश जतेंद्र को पता नहीं चलेगा कि उन्हें इंजेक्शन लगाया जा रहा है, लेकिन जैसे ही उन्होंने उनकी बाहों पर स्प्रिट लगाई, उन्होंने अपनी आंखें खोली और फटी हुई आवाज में चिल्लाया, नहीं। ये सुनते हुए डॉक्टर के बढ़ते कदम पीछे चले गए। कुछ देर बाद उनकी आंखें हमेशा के लिए मुंद गईं। उस दिन जेलों में बंद उनके साथियों को उनके अंतिम दर्शन के लिए अस्पताल ले जाया गया और उनके चारों ओर खड़े होकर उन्होंने उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी। और जतेंद्र दास ने 63 दिन के अनशन के बाद दम तोड़ा। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 25 साल थी। आज के 25 साल के युवा को देख लीजिए आप लोग, उसकी दुनिया अलग ही है। डॉक्टरों ने भी एक पंक्ति में खड़े होकर उनके सम्मान में सिर झुकाया। जेल के अंग्रेज सुपरिटेंडेंट ने उनके सम्मान में अपनी टोपी उतारकर उन्हें सैनिक सैल्यूट दी। उसी दिन वायसराय ने लंदन संदेश भेजकर सूचित किया कि कॉन्स्पिरेसी केस के जतिन दास को भूख हड़ताल पर थे। आज दोपहर 1:10 पर उनकी मौत हो गई। पिछली रात भूख हड़ताल कर रहे 5 लोगों ने अपनी हड़ताल तोड़ दी। अब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ही हड़ताल पर थे। हजारों लोगों ने पार्थिव शरीर के दर्शन किए। जतिन दास की हालत बिगड़ने की खबर जंगल की आग की तरह पूरे लाहौर में फैल गई। अस्पताल के चारों ओर लोगों की भीड़ जमा हो गई। उनके पार्थिव शरीर को कलकत्ता लाने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने 600 रुपये भेजे। लाहौर से कलकत्ता के बीच हर स्टेशन पर हजारों लोगों ने उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी। जेल से लाहौर स्टेशन तक उनकी शव यात्रा का नेतृत्व दुर्गा भाभी ने किया था। उनके साथ पंजाब कांग्रेस के कई शीर्ष नेता भी चल रहे थे। कानपुर स्टेशन पर गणेश शंकर विद्यार्थी ने पहुंचकर जतिन दास को श्रद्धांजलि दी। इलाहाबाद स्टेशन पर कमला नेहरू उनके अंतिम दर्शन के लिए मौजूद थी और जब उनका पार्थिव शरीर हावड़ा पहुंचा तो सुभाष चंद्र बोस खुद उसे रिसीव करने पहुंचे। हुगली नदी के तट पर उसे पहुंचने में घंटों लग गए। रास्ते भर जतिन दास के पार्थिव शरीर पर फूल बरसाए जाते रहे। सबसे मार्मिक श्रद्धांजलि आयरिश क्रांतिकारी टेरेंस मैक्सवेनी की विधवा मैरी मैक्सवेनी की तरफ से दी आई थी। उनके पति ने सन 1921 में 74 दिन की भूख हड़ताल के बाद दम तोड़ा था और मैरी ने लिखा कि हमारा परिवार जतिन दास की शहादत के दुख और गर्व में भारत के लोगों के साथ खड़ा है। आजादी जरूर आएगी। मोतीलाल नेहरू ने केंद्रीय असेंबली में पेश किया स्थगन प्रस्ताव। पंजाब के 2 नेता मोहम्मद आलम और गोपी चंद भार्गव ने जतिन दास की मृत्यु के विरोध में पंजाब काउंसिल से इस्तीफा दे दिया। मोतीलाल नेहरू ने
14 सितंबर को सेंट्रल असेंबली में लाहौर जेल में कैदियों के साथ दुर्व्यवहार के विरोध में स्थगन प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने सरकार पर अमानवीय भावना के खिलाफ काम करने का आरोप भी लगाया। मदन मोहन मालवीय ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार को याद रखना चाहिए कि ये लोग उच्चतम आदर्श वाले लोग हैं, जिनके साथ सामान्य अपराधियों जैसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। और इस प्रस्ताव के 47 के मुकाबले 55 लोगों वोटों से स्वीकार कर लिया गया। लेकिन जतिन नाथ दास की कुर्बानी बेकार नहीं गई। उनकी शहादत के 18 साल बाद अंग्रेजों को भारत से हमेशा के लिए जाना पड़ा, छोड़ना पड़ा। तो मैं कहता हूँ ना आप लोगों से कि हर किसी का योगदान है देश की आज़ादी में। एक कहानी है जतिन नाथ दास की। और किसी के बारे में बात करनी हुआ अगर तो बता दिया करेगा उसका नाम, ठीक है। धन्यवाद।